तो बच्चों देखिए, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का सारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और आज की क्लास से हम बीएससी सेकंड सेमेस्टर के टॉपिक्स जो है वो स्टार्ट करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम्स आपके जब होंगे तब होंगे। कम से कम सेमेस्टर के सिलेबस जो है वो प्रॉपरली टाइमली स्टार्ट हो जाएंगे, तो बाद में टाइम आपके पास सफिशिएंट रहेगा। तो आपकी दोनों जिम्मेदारी बनती है कि यू हैव टू रिवाइज द फर्स्ट सेमेस्टर सिलेबस एज वेल, और जब हम ये सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस पढ़ा रहे होंगे तो उसको भी साथ साथ रिवाइज करते रहना है। तो सेकेंड सेमेस्टर में जो यूनिट 1 का पहला टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर एंड बायोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स का स्ट्रक्चर देखना है हमको और उसका सेल्यूलर लेवल पे या टिश्यू लेवल पे क्या बायोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस है वो समझना है। और इसमें टाइप्स जो हैं कार्बोहाइड्रेट्स के वो देखने हैं, जैसे कि मोनोसेकेराइड्स, डाइसेकेराइड्स, पॉलीसेकेराइड्स और ग्लाइकोकॉन्जुगेट्स। तो इतनी सारी चीज़ें हमको इस टॉपिक में कवर अप करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द टॉपिक। तो कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली होते क्या हैं, या हम उनको किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं, सबसे पहले ये होते क्या हैं डेफिनेशन से भी पहले आपको ये समझना होगा कि एक्चुअली में कार्बोहाइड्रेट्स को पढ़ने की ज़रूरत क्यों है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारी बॉडी के लिए, कोई भी काम अगर आपको करना है तो जाहिर सी बात है एनर्जी चाहिए। मेन सोर्स जो एनर्जी का है वो कार्बोहाइड्रेट से ही आता है, और वो आप सभी को मालूम होगा, बचपन से पढ़ते आए हैं, ग्लूकोज। अब ये जो मेन सोर्स है एनर्जी का, ये हमको मिलता कहाँ से, यानी कार्बोहाइड्रेट्स अगर हमको चाहिए तो हम कहाँ कहाँ से कार्बोहाइड्रेट्स ले सकते हैं। तो बहुत सारे सोर्सेज हैं। जो स्टेपल फूड है हमारा, दाल, चावल, रोटी, सब्जी, इसमें हर एक कंपोनेंट में थोड़ा थोड़ा कार्बोहाइड्रेट तो जरूर होगा। लेकिन कुछ कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं, जैसे चावल हो गया, तो उसमें स्टार्च होता है। स्टार्च जो है वो एक पॉलीसेकेराइड है। इट इज़ अ रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। रोटी खाते हैं, उसमें भी कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में होता है। इवन दाल और सब्जियों में, और सब्जियों में भी विशेषतर अगर हम आलू या स्वीट पोटैटो, इन सब सब्जियों की बात करें, तो इसमें कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तो एक बार कार्बोहाइड्रेट जब हमारी बॉडी में जाता है तो उसके बाद उसका क्या होता है, ये सब टेक्निकल डिटेल्स हमको बाद में समझनी है। तो कम से कम हम ये सोर्स समझ गए कार्बोहाइड्रेट से, उसका मेन क्या रोल है। ये एक मेन जो है एक्ट करता है एज अ वो रिएक्टेंट कहें इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, यानी कि रेस्पिरेशन का मेन सबस्ट्रेट जो है वही है कार्बोहाइड्रेट, यानी कि ग्लूकोज। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस है। अब हम इसकी टेक्निकलिटीज पे आ सकते हैं। इट वॉज अ काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन। तो देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं, इनकी अगर सिंपल डेफिनेशन हम आपको बताएं तो दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डोजेस एंड कीटोजेस। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डोज या कीटोज होते हैं, या उनके कंडेंसेशन प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं। कंडेंसेशन प्रोडक्ट्स। अब इसका मतलब क्या हो गया, ये थोड़ा सा समझ लेते हैं। एल्डोज का मतलब ये होगा कि इसमें कोई ना कोई एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा, हैविंग एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप हम कैसे बनाते हैं? एल्डिहाइड ग्रुप इज सिंपली CHO। इतने ग्रुप को हम एल्डिहाइड ग्रुप कहते हैं। कीटोज की बात करें तो इसमें जाहिर सी बात है कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होगा। अब ये कीटोन ग्रुप क्या होता है? तो कीटोन ग्रुप में ये हाइड्रोजन भी रिप्लेस हो जाता है, तो ये हो गया सिंपली एक कीटोन ग्रुप, CO। ठीक है। पॉलीहाइड्रोक्सी की बात करें अगर, तो पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब क्या हो गया कि
हैविंग मेनी हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स का मतलब क्या हो गया, ये OH, इसको हम कहते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स। तो इस तरह से ये कार्बोहाइड्रेट की एक सिंपल ही डेफिनेशन है, जिसमें इसके सारे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी डिफाइन कर दिए गए हैं। अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है, इट इज ऑलवेज टर्मिनल, यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप इज प्रेजेंट टर्मिनली। टर्मिनली का मतलब क्या हो गया कि जैसे मान लीजिए ये एक हमने कार्बन स्केलेटन जो है वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल की बनाई, 6 कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं ग्लूकोज में। तो इसमें ये जो टर्मिनल या किसी एक एंड पे जो ग्रुप प्रेजेंट होगा वो आपका एल्डिहाइड ग्रुप होगा। यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप हमेशा किसी किनारे पे मौजूद होता है, वो इस एंड पे भी हो सकता है, इस एंड पे आप बना सकते हैं, उसी हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगी एटम्स की। लेकिन जो कीटोन ग्रुप होता है ये अंदर प्रेजेंट होता है, यानी कि कीटोन ग्रुप या दिस ग्रुप इज प्रेजेंट इंटरनली, यानी बीच में कहीं पे प्रेजेंट होगा। और इंटरनल लाने के लिए जनरली होता क्या है कि ये जो मॉलिक्यूल है कार्बोहाइड्रेट का, ये कौन सी फॉर्म है, ये लीनियर फॉर्म है। तो इंटरनली लाने के लिए इस ग्रुप को ये अपनी लीनियर फॉर्म में ना रहते हुए ये अपनी साइक्लिक फॉर्म में आ जाता है। तो लाइक दिस, इस तरह से कुछ अरेंजमेंट हो जाता है। और ये यहाँ पे एक ऑक्सीजन जो है वो, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कार्बन से एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और दोनों साइड वो अलग अलग दूसरे ग्रुप से कीटोन में जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है इसमें कीटोन मोस्टली प्रेजेंट होता है, और जो लीनियर स्ट्रक्चर होता है इसमें एल्डिहाइड प्रेजेंट हो सकते हैं। मोस्टली कहा हमने, ये नॉट ऑलवेज, ठीक है। क्योंकि अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए अगर ग्लूकोज का ही हम लीनियर और साइक्लिक स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो ऐसा थोड़ी है कि जब साइक्लिक बनाएंगे तो लीनियर जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं। ये एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है कि अगर कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होगा तो जो मॉलिक्यूल इस कीटोन ग्रुप को कंटेन कर रहा है वो मोस्ट ऑफ द टाइम साइक्लिक स्ट्रक्चर कंटेन करेगा। तो सिंपल सी बात यह है कि ये इंटरनली प्रेजेंट होता है कीटोन ग्रुप, और एल्डिहाइड ग्रुप जो है वो टर्मिनल्स पे प्रेजेंट होता है या एंड्स पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो अगर हम एल्डिहाइड ग्रुप कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट्स के कुछ एग्जांपल्स आपको बता दें तो कई एग्जांपल्स हैं हमारे पास, जैसे कि फॉर एग्जांपल ग्लिसरल्डिहाइड, क्योंकि हमको एग्जांपल्स भी देखते रहना है। फिर जाइलोज, देन वी हैव राइबोज, एंड वी हैव वेरी इंपॉर्टेंट ग्लूकोज, देन वी हैव गैलेक्टोज। तो ये सारे क्या हैं, ये हैं एल्डोजेस, ठीक है ना, इनके पास एल्डिहाइड ग्रुप्स हैं। वहीं अगर कीटोज की बात करें जिनमें कीटोन ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं तो उसमें हमारे पास हैं राइब्यूलोज, इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रक्टोज, इसके बाद जाइल्यूलोज, फिर एक और इंपॉर्टेंट है एरिथ्रुलोज, एंड देन वी हैव डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, ये ग्लाइकोलिसिस में आएगा ये वाला। तो इस तरह से हमारे पास ये सारे ग्रुप्स जो हैं वो एल्डोजेस के हो गए और ये सारे ग्रुप्स जो हो गए वो कीटोजेस के हो गए। तो ये हमने एक डेफिनेशन को इस तरह से इलाबोरेट किया। अब समझिए
इसकी और भी डेफिनेशंस हो सकती हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। वो क्या हो सकती हैं, तो लेट्स लुक इनटू दैट। देखिए, कार्बो एंड हाइड्रेट, इसका सिंपल मतलब होता है, कार्बो और हाइड्रेट दो चीजों से मिलकर ये तैयार हो रहा है टर्म। इसका मतलब होता है दे आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। मतलब क्या हो गया कि कार्बन में वाटर मॉलिक्यूल किसी तरह से जोड़ दो तो कार्बोहाइड्रेट तैयार हो जाएगा। तो अगर फॉर्मूला के हिसाब से हम इस तरह से लिखना चाहें तो CnH2O होल n। समझ में आया? कार्बन के जितने एन, एन क्या है, एन इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो जितने कार्बन के एटम्स हैं उतने ही पूरे वाटर मॉलिक्यूल्स भी इसमें प्रेजेंट होंगे। तो डायरेक्ट अटैचमेंट तो होगा नहीं कि H2O के फॉर्म में जुड़ेंगे, वो जुड़ेंगे हाइड्रोक्सिल ग्रुप के ही फॉर्म में। लेकिन अगर हम इस तरह से इसको डिफाइन करना चाहें तो हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। या इस फॉर्मूले को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, कैसे, CH2O होल का n। भाई बात वही रहेगी, ये ब्रैकेट जो है पूरे पे लगा के और n लिख दीजिए, तब भी कार्बन और वाटर की संख्या जो है वो सेम ही रहेगी। तो ये तो हो गया वाटर के टर्म में इसको डिफाइन किया हमने। अब और कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम, इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स हैं उनके टर्म में भी हम डिफाइन कर सकते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं, दे आर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैविंग, अब देखिए क्या क्या है इसमें, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये तीन चीजें तो हमको दिख ही रही हैं। तो कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जहां पे यानी कि इन विच हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन 2:1 रेशियो। यानी कि हाइड्रोजन के जो एटम्स होंगे उनकी संख्या ऑक्सीजन के एटम्स से 2 गुनी होगी। आप यहां पे ऊपर देख सकते हैं वाटर मॉलिक्यूल में जिस तरह से होता है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, तो सेम इज कंडीशन इन द कार्बोहाइड्रेट्स एज वेल। तो इसको हम लिख सकते हैं, बल्कि इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, प्रेजेंट इन 2:1 रेशियो एज सीन इन वाटर। सिंपल, ठीक है। अब ये देखिए ऊपर हम एक बार फिर से अगर देखें तो ये वाला जो CO ग्रुप होता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम एक और नाम से जानते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप, तो ये नाम भी आप जानते रहिएगा तो आगे थोड़ा सा सहूलियत होगी। तो इस तरह से हमने कई अलग अलग प्रकार से कार्बोहाइड्रेट्स को डिफाइन किया। अब कुछ टर्म्स अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स के देखें, कुछ स्पेसिफिक इनकी प्रॉपर्टीज तो अभी नहीं देखेंगे, अभी इनके बारे में ही कुछ विशेष टर्म जो है वो डिस्कस करेंगे। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, अब शॉर्ट में हम लिखेंगे तो कार्बोहाइड्रेट्स को हम और किस नाम से जानते हैं, दे आर ऑल्सो नोन एज, ये K/A जो लिखा हमने इसका मतलब नोन एज, दे आर ऑल्सो नोन एज सैकेराइड्स, है ना। तभी तुम कहते हैं मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। तो दे आर ऑल्सो नोन एज सैकेराइड्स। क्यों? बिकॉज देयर बेसिक कंपोनेंट्स, यानी कि कार्बोहाइड्रेट को बनाने वाले जो कंपोनेंट्स होते हैं, दे आर शुगर्स। ये शुगर होते हैं तो उसी को सेकेराइड कह दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ग्रीक में
ग्रीक लैंग्वेज में सैकर का मतलब होता है शुगर, तो शुगर से ही सैकराइड जो है वो तैयार हो गया। अब हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के टाइप्स की। तो लेट्स डिस्कस टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो देखिए, बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं उनको दो ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, टू ग्रुप्स। पहले ग्रुप में जो कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं उनको हम स्मॉल कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं, छोटे साइज के होते हैं, ठीक। और दूसरे ग्रुप में जो आते हैं उनको हम कहते हैं लार्ज या कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। अब ये जो स्मॉल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये क्या होते हैं, इनका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो कम होता है, इसलिए छोटे होते हैं साइज में। तो दे हैव लो मॉलिक्यूलर वेट, और साथ ही साथ दे आर सॉल्यूबल इन वाटर, पानी में घुलनशील होते हैं। साथ ही साथ दे आर स्वीट टू टेस्ट, यानी कि इनका स्वाद जो है हमको मीठा लगता है, और इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, शुगर। जनरली जो स्मॉल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उन्हीं को हम शुगर कहते हैं। आलू खाते हैं तो ये नहीं कहते हैं चीनी खा रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि आलू में जो कार्बोहाइड्रेट होता है स्टार्च होता है, वो लार्ज या कॉम्प्लेक्स कैटेगरी में आता है। अब ये जो स्मॉल कार्बोहाइड्रेट्स हैं इसको अगर हम फिर से फर्दर डिवाइड करें तो हम कर सकते हैं। इनको हम डिवाइड कर सकते हैं 3 टाइप्स में। अब वो 3 टाइप्स कौन कौन से हैं, लेट्स सी। सबसे पहला जो इनका डिवीजन होता है वो होता है इनटू मोनोसैकेराइड्स, नंबर 1। सेकेंड जो डिवीजन होता है वो होता है इनटू डिराइव्ड मोनोसैकेराइड्स, मतलब कि ये मोनोसैकेराइड के डेरिवेटिव्स होते हैं, तो डिराइव्ड मोनोसैकेराइड्स। और जो तीसरा डिवीजन होता है वो होता है इनटू ओलिगोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स, तो 3 टाइप्स में हमने डिवाइड कर दिया। तो ये रहा डिवीजन, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब हम लार्ज या कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की तरफ अगर बढ़ें तो सबसे पहला पॉइंट इसमें हो जाएगा कि दे हैव हाई मॉलिक्यूलर वेट, दे आर जनरली इनसॉल्यूबल इन वाटर, पानी में घुलनशील नहीं होते हैं, आलू को आप कितना भी कोशिश करिए पानी में घोल नहीं पाएंगे। देन दे आर नॉट स्वीट, ये मीठे नहीं होते हैं। अब इसमें यानी लार्ज या कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की कैटेगरी में कौन से कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं, तो इसको भी हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हमको पढ़ना है पॉलीसैकेराइड्स के बारे में, पॉलीसैकेराइड्स। तो इन दिस मैनर the definition and classification of carbohydrates is complete। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, फिर हम इंडिविजुअली एक्सप्लेन करेंगे मोनोसैकेराइड, डिराइव्ड मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स को।